नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही करेंगे मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 श्रमिकों में से 51 को बाहर निकाला गया। 4 की मौत। जोशीमठ और बद्रीनाथ में श्रमिकों का इलाज जारी। लापता श्रमिकों की तलाश में युद्ध स्तर पर जुटी टीम। भारत के अलग अलग हिस्सों में रमजान के चांद का हुआ दीदार। पवित्र रमजान के महीने की शुरुआत के साथ पहला रोजा आज। पीएम ने देशवासियों को दी रमजान की शुभकामनाएं। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय देशों की समिट में होंगे शामिल। ब्रिटेन के साथ $2.84 अरब के लोन एग्रीमेंट पर भी बनी सहमति। और चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल के बाद दूसरी बार भिड़ेंगे भारत न्यूजीलैंड। आज जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी सेमीफाइनल। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना बढ़िया लग रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है। पहले भी हम लोग 2 बार आए हुए थे, लेकिन क्या है कि पहले इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। अभी इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई मोदी जी के आने के बाद कि सब आराम से दर्शन होते हैं। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आदमी नहीं जा सकता उनके लिए फुल सुविधा करी है। मतलब पहले बस सेवा दी है, उसके बाद में ये व्हील चेयर दी है, ये सब करा है। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, अभी बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही अब सुविधा बहुत हो गई। सीनियर सिटीजन वो सब के लिए तो बहुत ही सुविधा हो गई है। बहुत अच्छा काम किया है। रियो से प्रथम ज्योतिर्लिंग, पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, जिसके ऊपर आपने जैसे बताया कई आक्रांताओं ने हमला किया, उसको लूटा, उसको नष्ट किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी जी और साथ में पूरी टीम जब सोमनाथ जी के दर्शन करने आए, तब मंदिर का खंडहर देख के उन्होंने समुद्र में से जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि ये इस मंदिर को हम भव्य से भव्य जैसे पहले था ऐसा बनाएंगे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ कि भाई सरकार इसमें पैसा नहीं देगी। हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से गुजरात के सीएम बने, तब से मंदिर के तरफ, भगवान की तरफ उनकी श्रद्धा और लगाव तो पहले से था ही, लेकिन जब से वो सीएम बने तब से मंदिर का कोई ना कोई काम उनके हाथों होता रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे पर हैं, सोमनाथ मंदिर में आज जाएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। और इस लिहाज से अगर हम मंदिर की बात करें तो ये मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व भी रखता है। साथ ही आज मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पीएम शामिल होंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण होगी ये बैठक? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएं इस सोमनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास उपलब्ध कराई जाएं। इस बैठक में इस बात की चर्चा होगी। इसके साथ साथ ही मंदिर की जो भव्यता है उसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए। मैं अपने कैमरामैन कश्यप से कहूँगा कुछ दृश्य आपको दिखाएं। मेरे पीछे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यही वो सोमनाथ का मंदिर है। 17 बार इस मंदिर पर आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया, मंदिर को तहस नहस किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब यहाँ पर पहुंचे थे तो ये मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा करी और आप इस मंदिर का भव्य जो रूप है वो आप देख रहे हैं। इस मंदिर पर अगर आप देखें जो कलश, 1400 कलश इस मंदिर पर लगाए गए हैं और सभी कलशों में सोने की जो परत है
वो चढ़ाने का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो स्वच्छता और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं उस पर खासा जो ध्यान है वो रखा गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे 2 बजे के करीब और मंदिर में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ भगवान के सामने पूजा अर्चना करेंगे। और निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो इसलिए भी खास है कि प्रधानमंत्री और शिव के बीच में जो लगाव है वो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं। चाहे केदारनाथ में ध्यान लगाने की बात हो, काशी विश्वनाथ में आपने देखा भी था कि किस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया और उसको एक भव्यता दी गई। सोमनाथ मंदिर में भी लगातार प्रधानमंत्री काम करते रहे यहाँ की सुविधाओं के लिए, यहाँ की भव्यता के लिए। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आएंगे और आधे घंटे के करीब भगवान सोमनाथ के सामने पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनकी सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उनके धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाता है ये दौरा। देखिए, बिल्कुल दर्शाता है। और इससे पहले भी आप देखें कि देश भर में अलग अलग, चाहे रामेश्वरम हो, दुनिया में और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी हमारी धार्मिक आस्थाएं हिंदुओं की जुड़ी हुई हैं, भगवान शिव के प्रति विशेष तरह का जो श्रद्धा है वो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर आपको दिखाई भी देती है। आपने देखा भी है कि जगह जगह किस तरीके से वो शिव मंदिरों में जाते हैं। चाहे केदारनाथ में आपने भी देखा कि ध्यान उन्होंने लगाया था, काशी विश्वनाथ में लगातार प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, सोमनाथ में भी लगातार प्रधानमंत्री का दौरा रहता है और वो यहाँ पर पूजा अर्चना का जो काम है वो करते हैं। इस मंदिर की कई तरह की खासियत भी है और कई रहस्य भी हैं। आप देखें कि इस मंदिर का जो शिखर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस शिखर में एक साल में एक स्थिति ऐसी आती है कि चंद्रमा बिल्कुल इस शिवलिंग के बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर रहता है। यानी कि आप देखें कि इस शिखर के बिल्कुल ठीक ऊंचे सीधाई में जो चंद्रमा है वो दिखाई देता है। तो ये रहस्य आज तक जो वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं सुलझा पाए, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो खासतौर से ये कहा जाता है कि भगवान सोम यानी कि चंद्रमा है, उन्होंने ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी और इसे जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव यहाँ पर खुद उपस्थित हुए थे। इसके साथ ही मेरे लेफ्ट में हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको एक बाण स्तंभ दिखाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक रहस्य है इस मंदिर के बारे में। ये बाण स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। 6वीं शताब्दी में इस बाण स्तंभ का जो जिक्र है वो मिलता है। और आप एक जो बाण देख रहे हैं इस स्तंभ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ से और दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका तक कोई भी बीच में ऐसी जगह नहीं है जहां पर धरती हो। और इस बाण स्तंभ पर लिखा भी हुआ है आ समुद्र दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग, यानी समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई पहाड़ या धरती का कोई हिस्सा नहीं है। इस तरीके से ये बिंदु से लेके और अंटार्कटिका तक अगर एक रेखा खींची जाए तो वहां पर आपको कोई भी जमीन नहीं दिखाई देगी। आप समझ सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में इस स्तंभ को बना दिया जाना, तो ये अपने आप में बताता है कि इस मंदिर का खासा महत्व है। और हिंदू की दृष्टि से देखें, हिंदुओं की दृष्टि से देखें, तो उनकी श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो काफी महत्व इस बिल्कुल ये मंदिर अपने आप में बेहद सुंदर है और आपने बहुत करीब से इसके दर्शन कराए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री नवनिर्मित श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह शेठ जी सी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी उद्घाटन करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 श्रमिकों में से 51 को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। हिमस्खलन से बाहर निकाले गए लोगों में से 23 का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ में 24 श्रमिकों का इलाज चल रहा है। वहीं शेष बचे हुए 4 बीआरओ श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी मात्रा में बर्फ जम गई थी। बीआरओ के श्रमिक
इन बर्फ को हटाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक हिमस्खलन हो गया, जिससे मौके पर मौजूद करीब 55 मजदूर इसके नीचे दबकर फंस गए। ये घटना शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे चमोली के माणा बाईपास हाईवे पर हुई। हिमस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुट गया। बचाव कार्य में वायुसेना से भी मदद ली जा रही है, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। IMD के मुताबिक लगातार पहाड़ी राज्यों में हो रही तेज बारिश और बर्फबारी के कारण इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी से न्यूनतम तापमान माइनस में बना हुआ है, जिससे वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 3 मार्च तक तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा को स्थगित कर दें और प्रशासन तथा यातायात सलाह का पालन करें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों को स्थगित कर दें। परामर्श में ये भी कहा गया है कि ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की भी संभावना है। वहीं बर्फबारी व भूस्खलन की घटनाओं से राज्य के राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। हालांकि ये हिमपात व वर्षा कृषि व बागवानी के लिए बेहतर भी मानी जा रही है। इधर मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश, केरल में भी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हुई है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में आज 9वें दिन भी बचाव कार्य जारी है। बचाव दल SLBC की आंशिक रूप से ढही सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने में जुटे हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाली मशीन TBM से रास्ता बना रहे हैं। श्री शालिस लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत ढहने के बाद इंजीनियरों और मजदूरों के फंसने की इस घटना के बाद से ही बचाव कार्य जोरों पर है। अधिकारियों का अनुमान है कि श्रमिकों के जीवित होने की संभावना बेहद कम है। विशेषज्ञों ने भी श्रमिकों के जीवित रहने की केवल 1% उम्मीद जताई है। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद बचाव दल फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। 18 एजेंसियों, 54 वरिष्ठ अधिकारियों और 703 कर्मियों के साथ राहत कार्यों में सीधे साइट पर खुदाई की जा रही है। मंत्री जूपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि बचाव कार्यों में प्रगति हुई है और शाम तक अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल बचाव प्रयासों पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना, नौसेना, NDRF और अन्य एजेंसियां फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जादवपुर घटना के विरोध में सोमवार को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों में बंद की घोषणा की है। CPIM छात्र विंग ने दावा किया कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के वाहन ने परिसर से जाते समय उनके एक समर्थक को कुचल दिया। छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस और CPIM दोनों जादवपुर की कल की घटना से संबंधित अपनी मांगों को लेकर आज रैलियां आयोजित करने वाली हैं। दरअसल शनिवार को जब पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर रैली करने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर वामपंथी छात्रों ने हमला कर दिया और उन्हें वहां से जाना पड़ा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। वहीं हारने वाली टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश और दूसरे में पाकिस्तान को हराया था। वहीं न्यूजीलैंड ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान और दूसरे में बांग्लादेश को हराया था। दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले साल 2000 में टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता था। अब 25 साल के बाद दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा।
तो आपको बता दें कि आज एक बेहद रोमांचक मैच चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल के बाद एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होने जा रहे हैं और सभी खेल प्रेमियों को आज दोपहर 2:30 बजे का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये मैच देखना सभी के लिए काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नारायण। आइए उनसे बात करते हैं। नारायण, जैसे कि हम जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल के बाद एक दूसरे के सामने होंगे भारत और न्यूजीलैंड, तो कितना रोमांचक ये मैच रहेगा, क्योंकि जो टीम आज जीतेगी ऑस्ट्रेलिया में वो खेलेगी सेमीफाइनल। नहीं रहेगा क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल्स का अपना टिकट बुक करा चुकी है। लेकिन जो ग्रुप ए है उसमें टॉप कौन करेगा, इसको लेकर काफी दोनों टीमों में एक भ्रंत देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ग्रुप ए का जो विनर होगा वो दूसरे जो ग्रुप है ग्रुप बी, जो उसका जो सेकंड पोजीशन पे जो टीम रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया रही है उससे खेलेगी, और जो ग्रुप ए का जो सेकंड प्लेस पे रहेगा, जो दूसरे स्थान पे रहेगा, वो टीम जो ग्रुप बी का विनर है साउथ अफ्रीका उसके साथ रहेगी। और जिस तरह से आपने इतिहास बताया चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में ये एक बार जो इनका पिछला मुकाबला था 2000 में ये आपस में भिड़ी थी, उसमें भारत की हार हुई थी। और आईसीसी चैंपियंस अगर ट्रॉफी की बात करें तो ये दूसरी बार भिड़ेंगी, तो भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार उनको चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में हराएं। और ओवरऑल अगर देखें तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा से ही आईसीसी इवेंट्स में जो न्यूजीलैंड की टीम है भारत के लिए एक सरदर्द बनी हुई रहती है। अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, सेमीफाइनल देखें, तो उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था और टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखिए, वहां भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जो स्थितियां काफी बदली हुई लग रही हैं, क्योंकि भारत की टीम काफी फॉर्म में है। जिस तरह से उनके स्टार बल्लेबाज फॉर्म में आ चुके हैं, विराट कोहली फॉर्म में है और शुभमन गिल फॉर्म में है, और रोहित शर्मा भी एक शानदार स्टार्ट देते हैं भारतीय टीम को। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि भारत का एक अपर हैंड। लेकिन दुबई की जो पिच कहते हैं, जिसमें भारत ने पहले 2 मैच खेले दुबई पर, और तो वो पिच से ज्यादा फेमिलियर हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरे वेन्यूज पे अपने मैचेस खेले हैं। तो भारत को एडवांटेज रहेगा, और जो स्पिनर्स का काफी अहम रोल होने वाला है इस पिच पे, क्योंकि दुबई की पिच जो है स्पिनर्स को काफी फेवर करती है। बिल्कुल नारायण, बांग्लादेश और पाक को भारत ने अपने शुरुआती मैचों में हराया था। अगर हम बात करें कि जो आने वाले मैचेस हैं वो भारत के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि भारत को सारे मैच दुबई में खेलने हैं, तो दुबई के पिच से काफी वो वाकिफ हैं। पहले 2 मैच उन्होंने इसी पिच पे खेले, लेकिन दोनों मैच चेस करते हुए खेले, और ये भारत ने विपरीत परिस्थिति में किया, क्योंकि दोनों जो कंडीशंस थी दुबई में, वो पहले बैटिंग करते हुए खेलने के लिए ज्यादा फेवरेबल थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के उन्होंने भारत ने टॉस हारने के बाद उसके बाद चेस करते हुए यहाँ पर मैच जीते, तो काबिले तारीफ है। लेकिन जो स्पिनर्स का यहाँ पर एक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी तक जो भारत के ओपोनेंट्स थे, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, उनके पास एक खास उनके स्पिनर्स इतने टेक्निकली साउंड स्पिनर्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके जो स्पिनर्स हैं, सैंटनर हैं, ब्रेसवेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, काफी शानदार स्पिनर्स हैं। और सबसे जो अहम बात है कि जो न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, जो स्पिनर्स को बड़े शानदार रूप से खेलते हैं। अगर आप देखिए कि जो टेस्ट सीरीज भारत में हुई थी, वहां जो उन्होंने भारतीय स्पिनर्स को टैकल किया था, और पहली बार 3 मैच की सीरीज में भारत को किसी देश ने व्हाइट वॉश किया था। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक कांटे का होने वाला है, और भारत के जो बल्लेबाजी है, जो गेंदबाजी है, पहली बार उसको इस मैच में टेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी शानदार फॉर्म में है। लेकिन जिस तरह से जो चीजें परिस्थितियां बदली हैं, लगातार भारत दुबई की पिच पे खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है भारत के पास। और भारत जिस तरह से 2023 का वर्ल्ड कप था, वहां भी जो भारत ने जिस तरह से उनको ग्रुप मैच में हराया, फिर सेमीफाइनल में हराया, तो हाल जी नारायण, बिल्कुल आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। वैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में शनिवार को रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फिलीपींस आदि में रमज़ान का पहला रोज़ा आज है। रमज़ान मुस्लिम समुदाय के लिए एक पवित्र महीना है। ईद उल फित्र का त्यौहार 31 मार्च को मनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है ये हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। ये पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों को भी याद दिलाता है। रमजान मुबारक। रमजान के चलते बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। खास तौर पर इफ्तार और सहरे के लिए ज़रूरी सामान जैसे खजूर, फल, सूखे मेवे, सिवैयाँ, शरबत, डेयरी उत्पाद और मसालों की बिक्री में इजाफा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज उत्तर प्रदेश की बिजनौर जाएंगी। राजकुमारी एस्ट्रिड की अगुवाई में बेल्जियम के करीब 70 लोगों का डेलीगेशन आज बिजनौर चांदपुर मार्ग स्थित एग्रेस्टो मासा कंपनी की फैक्ट्री में पहुंचेगा। बिजनौर में 750 करोड़ रुपए निवेश की गई यूनिट का शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और फरवरी के महीने में जीएसटी कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। जीएसटी कलेक्शन इस वर्ष फरवरी में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रहण हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। सकल जीएसटी राजस्व में फरवरी के दौरान घरेलू राजस्व में 10.2% की वृद्धि के साथ 1,42,000 करोड़ रुपए और आयात से राजस्व में 5.4% की वृद्धि के साथ 41,702 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष फरवरी में सकल जीएसटी राजस्व संग्रहण 1,68,000 करोड़ था। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सालाना 12.3% के उछाल के साथ 1,96,000 करोड़ रुपए रहा। और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नई दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने की बात पर भी बल दिया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी नई दिल्ली क्षेत्र में वसंत ऋतु उत्सव मनाने की श्रृंखला में एनडीएमसी ट्यूलिप उत्सव और पार्क में संगीत समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है और अब बारी फ्लावर फेस्टिवल की है। जी हां, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का शनिवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा, सचिव तारिक थॉमस और एनडीएमसी सदस्य अनिल वाल्मीकि मुख्य रूप से मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि पिछले 2.5 सालों में दिल्ली में अद्भुत बदलाव आए हैं। जगह जगह सड़कों पर फूल दिखाई देते हैं। जो हमने सपना देखा था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए, उसमें आप सभी का बहुत योगदान है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने की बात पर भी बल दिया। 2.5 सालों के अंदर जो बदलाव आए हैं वो अद्भुत हैं। जगह जगह पर आपको सड़कों पे फूल दिखाई पड़ते हैं, राउंड अबाउट्स में फूल दिखाई पड़ते हैं, गार्डन्स में फूल दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर एक जैसे बदलाव आ रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो एक सपना देखा गया था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए, उसमें हम सफल होंगे। अभी आपने शायद कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली को हमें बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है। फ्लावर फेस्टिवल में 36 प्रकार के फूल शामिल किए गए हैं, जिन्हें 10,000 से ज्यादा गमलों में देखा जा सकता है। यह फूलों से बनाई गई विशालकाय जानवरों और पक्षियों की आकृतियां, छोटे छोटे गार्डन और कलात्मक प्रदर्शन भी फ्लावर फेस्टिवल का आकर्षण बने हुए हैं। फ्लावर फेस्टिवल को फूलों के प्रदर्शन और सजावट के लिए 18 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसमें मुख्य आकर्षण विभिन्न मौसमों के फूल, डहलिया, पेटूनिया, पैंसी, साल्विया, मैरीगोल्ड आदि के फूलों वाले गमले, गमले वाले पौधों का समूह, ट्रे गार्डन, बड़े आकार की हैंगिंग बास्केट शामिल हैं।
इसके अलावा फूलों से तैयार महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम के संदेश भी बखूबी दिए गए हैं। एनडीएमसी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल में यहाँ 10,000 से ज़्यादा गमलों में 36 प्रजातियों के फूलों को देखा जा सकता है। अगर आप भी इस फ्लावर शो में आने का मन बना रहे हैं तो जरूर चले आइए, क्योंकि यहाँ आपको विशालकाय आकृतियों में जानवरों की आकृति देखने को मिलेंगी जो फूलों से तैयार की गई हैं, तो वहीं फूलों के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश भी देने के प्रयास किए गए हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।